दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही ज्वलंत विषय पे चर्चा करना चाहता हूं, जो कि जेएनयू प्रकरण के संबंध में है। बहुत मीडिया पे ट्रायल हो रहा है, बहुत मीडिया के लोग तरह तरह के लोगों को बुला रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और सब लोग ये कहना चाह रहे हैं, वहाँ पर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार ने चूंकि नारे नहीं लगाए थे, एंटी इंडियन नारे नहीं लगाए थे, एंटी इंडियन स्लोगन्स रेज नहीं किए थे, इसलिए कन्हैया कुमार किसी भी कानून को उसने तोड़ा नहीं है और वो लायबल नहीं है, इसलिए वो जो अरेस्ट किया पुलिस ने वो गलत है। अब इस बारे में मैं ये विषय बताना चाहता हूं कि कानून क्या कहता है। कानून क्या कहता है, इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ी देर पहले मैं ये विश्लेषण करना चाहता हूं कि उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या। हुआ ये था दोस्तों कि कन्हैया कुमार ने जेएनयू प्रशासन से एक कल्चरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की परमिशन मांगी थी, जिसको कि जेएनयू प्रशासन ने अलाउ कर दिया था। लेटर ऑन जेएनयू प्रशासन को ये पता चला कि वहां पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया था परमिशन को। लेकिन फिर भी वहां पर मीटिंग हुई, कन्हैया कुमार की लीडरशिप में हुई। कन्हैया कुमार वहां पर एज स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट इकट्ठा हुआ था, वहां पर आया था और उसने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया था। उसने वो सारी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। ही वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द मीटिंग। और वहां पर उमर खालिद या उसके अन्य साथी जो कि साफा बांध के आ गए थे, उन्होंने वहां पर अफजल गुरु और प्रो कश्मीर सेपरेटिस्ट के नारे लगाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी नारे लगाए कि भारत को बर्बाद कर देंगे हम और देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे। ये सारे नारे एंटी नेशनल थे और 120 सेक्शन 120 बी इंडियन पेनल कोड में देशद्रोह की परिभाषा में पनिशेबल हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अब सवाल ये उठता है कि कन्हैया कुमार ने जब नारे नहीं लगाए तो वो रिस्पॉन्सिबल कैसे है। तो सेक्शन 34 में ये बात कही गई है, सेक्शन 34 इंडियन पेनल कोड, कि अगर किसी एक्ट के फर्दरेंस में 5 लोग डिफरेंट स्टेजेस पे काम करते हैं, तो वो 5 लोग कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में क्राइम कमिट करते हैं, ये माना जाएगा, और वो 5 लोग उस क्राइम के बराबर के जिम्मेदार होंगे। अब इसको सरल भाषा में मैं एक्सप्लेन करता हूं उदाहरण देकर, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें फलाने घर में चोरी करनी है, और वो चोरी करने के लिए एक्चुअल में 2 लोग, केवल 2 लोग उस मकान में एंटर होते हैं, वहां से सारा ज्वेलरी वगैरह चुराते हैं, कीमती सामान चुराते हैं और उसके बाद बाहर आ जाते हैं। चोरी केवल उन लोगों ने की है, 2 लोगों ने। लेकिन तीसरा आदमी बाहर एक खड़ा हुआ था, उनका अपना साथी, जो कि चौकीदार की तरह था, इस बात को देखने के लिए कि कोई पुलिस ना आ जाए, कहीं कोई तीसरा आदमी ना आ जाए और मेरे साथी पकड़े ना जाएं, और अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो सीटी बजाकर या किसी तरह से शोर मचाकर उनको इन्फॉर्म कर देगा और हम लोग मौके से भाग जाएंगे। वो वहां खड़ा था। उसके बाद 3 लोग जाते हैं। चौथा साथी करीब 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे एक वाहन लेकर खड़ा हुआ था, इस बात के लिए कि सब लोग वहां पर उस वाहन में जाके बैठेंगे और वहां से भाग जाएंगे। 5वां आदमी कोई काम नहीं करता, वो केवल इस बात के लिए तैयार बैठा है कि अगर किसी वजह से इन लोगों को पुलिस पकड़ लेती है, तो वो पुलिस में अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल करके या राजनीति में अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल करके इन लोगों को गिरफ्तारी से बचा लेगा। वो 4 लोग चोरी का माल आपस में बांटते हैं और बात खत्म हो जाती है। अब अगर वो पकड़े जाते हैं तो ये जो क्राइम हुआ है, इसमें 5 लोग बराबर के जिम्मेदार माने जाएंगे। 5 लोग चोरी के जिम्मेदार माने जाएंगे और उनको बराबर की सजा होगी एज पर सेक्शन 34, जो कि कॉमन इंटेंशन के बारे में कहता है इंडियन पेनल कोड में। तो अब इसी प्रिंसिपल को अगर हम जेएनयू इंसिडेंट पे लगाएं, तो कन्हैया कुमार ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का क्या उद्देश्य था अभी नहीं मालूम, लेकिन सस्पेक्ट ये किया जाता है कि कन्हैया कुमार को मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य मालूम था।
वो उमर खालिद के साथ मिलकर उसने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उसे मालूम था कि इस मीटिंग में एंटी इंडिया स्लोगन्स बोले जाएंगे। वहां एंटी इंडिया स्लोगन्स बोले गए। कन्हैया कुमार ने स्लोगन नहीं रेस किया, ये बात सही है, लेकिन ये सब उसकी कंसाइंस से हुआ, उसकी मर्जी से हुआ, उसकी जानकारी से हुआ और वो इस योजना का हिस्सा था। सबसे बड़ी बात यह है, वो इस योजना का हिस्सा था। वहां पर एंटी इंडिया स्लोगन्स रेज हुए, पोस्टर्स लगे जो कि देशद्रोह की परिभाषा में आते हैं। और अगर कन्हैया कुमार इस इंसिडेंट में नहीं शामिल था, योजना का हिस्सा नहीं था और उसको मालूम था कि ये सब गलत हो रहा है, तो 9th के बाद 10 फरवरी को इमीडिएटली उसको FIR लॉन्च करनी चाहिए थी, उस असेंबली से अपने आप को अलग करना चाहिए था। कायदे में अगर देखें तो IPC का एक और सेक्शन कहता है 144 कि ये सारे लोग अनलॉफुल असेंबली इन्होंने क्रिएट की थी और अनलॉफुल असेंबली में जो भी काम होता है वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑल पीपल होता है। यानी वहां पर मौजूद एक JNU का स्टूडेंट वहां पर हुए क्राइम के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। कानून ये कहता है, पर मीडिया ट्रायल क्या कह रहा है, जो कि कानून के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिन्होंने कानून बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो ये कहते हैं कि कन्हैया कुमार ने स्लोगन रेज नहीं किया इसलिए वो जिम्मेदार नहीं है। अरे भाई, ये कानून नहीं है, प्लीज पहले कानून पढ़ तो लो। और अगर तुम्हें कानून नहीं आता है तो प्लीज किसी कानूनविद को बुला लो, किसी इंडिपेंडेंट लॉयर को बुला लो जो इस पोजीशन को एक्सप्लेन कर ले। नहीं, वो सब आप नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि ये कानून यहाँ पर इस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है। पुलिस जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है।